Very good morning, my dear students. Myself Sanjay Makwana, lecturer Automobile Engineering, Government Polytechnic College, अजमेर। जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले लेक्चर में जो फर्स्ट यूनिट अपनी इंट्रोडक्शन डिज़ाइन की, उसके अंदर अपन स्ट्रेस कंसंट्रेशन और फैक्टर सेफ्टी के बारे में पढ़ा था। और अब जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है फटीग एंड एंड्योरेंस लिमिट। फटीग और एंड्योरेंस लिमिट को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि रिपीटेड और साइक्लिक स्ट्रेसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले अपन इसी को समझने का प्रयास करते हैं कि साइक्लिक स्ट्रेसेस क्या होती हैं। तो जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक बीम है जो कि सर्कुलर साइज़ की है। इसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो सर्कुलर है। आप साइड से देख सकते हैं, ये सर्कुलर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और इसके ऊपर 2 पॉइंट अपन ने मार्क कर दिए, ए और बी। ये देखिए 2 पॉइंट मार्क करें, ए और बी। ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। 2 पॉइंट अपन ने इस पे मार्क किए, ए और बी। और ये जो बीम है हमारी, ये सर्कुलर है और 2 साइड से ये सपोर्टेड है। देख सकते हैं हम, नीचे से 2 साइड से सपोर्ट है और ऊपर से इस पे लोड लग रहा है डब्ल्यू, जो वर्टिकल लोड है, जो बिल्कुल सेंटर में लग रहा है। और इसकी वजह से, इस लोड की वजह से इसमें ये जो शाफ्ट है, ये जो बीम है, इसमें 2 तरह की स्ट्रेसेस आएंगी। कैसे 2 तरह की स्ट्रेसेस आएंगी कि इसको अगर अपन सेंट्रल से डिवाइड कर लें, ये देखिए, ये सेंट्रल से अगर अपन इसको डिवाइड करें तो इसमें 2 पोर्शन बन जाते हैं। एक अपर पोर्शन है और एक लोअर पोर्शन है। जो अपर पोर्शन है उनको अपन बोलते हैं अपर फाइबर्स। और ये जो लाइन मैंने खींची थी, इस लाइन को अपन बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस या न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस इसलिए बोलते हैं कि इस एक्सिस पे किसी भी तरह की कोई स्ट्रेस नहीं आती है और किसी भी तरह की कोई इसमें स्ट्रेसेस नहीं आने के कारण इसको न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं या सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं। और इस लाइन के ऊपर जो है वो हमारा अपर फाइबर रहेगा, अपर फाइबर्स, और नीचे है लोअर फाइबर्स। फाइबर्स का मतलब होता है लेयर। तो जब ये लोड लगेगा इसमें डब्ल्यू, ये वाला लोड लगेगा, तो अपर वाले फाइबर जो है, ऊपर वाले, इनके अंदर जो स्ट्रेस आएगी वो स्ट्रेस आएगी कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी। और जो नीचे वाले फाइबर्स हैं न्यूट्रल एक्सिस से, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये वाली। और जो नीचे वाले फाइबर्स हैं, इसमें जो स्ट्रेस आएगी वो आएगी टेंसाइल, खिंचाव वाली टेंसाइल स्ट्रेस। तो इसी प्रकार ये जो पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट पे जो स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव है और बी पॉइंट पे जो स्ट्रेस है वो टेंसाइल है। ये इस लोड डब्ल्यू की वजह से इसके ऊपर आई है। अब अगर अपन देखें कि इसको अगर अपन रोटेशन दें, इस बीम को अगर अपन रोटेशन दें, तो जो ए पॉइंट है वो बी पे चला जाएगा और बी पॉइंट ए पे आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि जिन फाइबर्स पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आई हुई थी वो सारे के सारे नीचे की तरफ आ जाएंगे और उनमें के अंदर जो स्ट्रेस आएगी वो टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगी। और इसी प्रकार जो नीचे वाले फाइबर्स हैं जिनमें टेंसाइल स्ट्रेस थी, जब वो ऊपर आएंगे तो उनमें वो कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाएगी। ये देखिए, ये नीचे से ऊपर से नीचे और ये नीचे से ऊपर, राइट, इस तरीके से ये तो स्ट्रेसेस चेंज हो गई। ऊपर वाले फाइबर्स में नीचे वाली स्ट्रेस आ गई, नीचे वाले फाइबर्स में ऊपर वाली स्ट्रेस आ गई। और जैसे जैसे इसका रोटेशन होता जाएगा बीम का,
वैसे वैसे ये बार बार जो है स्ट्रेसेस चेंज होती जाएगी, टेंसाइल से कंप्रेसिव, कंप्रेसिव से टेंसाइल, टेंसाइल से कंप्रेसिव, कंप्रेसिव से टेंसाइल, टेंसाइल से कंप्रेसिव, कंप्रेसिव से टेंसाइल। और इसी तरह की जो स्ट्रेसेस हैं इनको अपन बोलते हैं कंप्लीटली रिवर्स्ड और साइक्लिक स्ट्रेसेस। इन स्ट्रेसेस को अपन साइक्लिक स्ट्रेसेस का नाम देते हैं, राइट। तो जैसा मैंने आपको कहा कि सेंट्रल एक्सिस एक ऐसा एक्सिस है जो बिल्कुल सेंट्रल में होगा, ये देखिए यहाँ पे, और इसके ऊपर वाले फाइबर्स जो हैं, लेयर्स जो हैं, उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी और नीचे वाले में टेंसाइल आएगी, और जब रोटेट करेंगे तो वो बदलती रहेगी, जिसमें टेंसाइल थी उसमें कंप्रेसिव हो जाएगी और जिसमें कंप्रेसिव थी उसमें टेंसाइल हो जाएगी, जिसमें टेंसाइल थी उसमें कंप्रेसिव हो जाएगी और जिसमें कंप्रेसिव थी, और ये क्रम बार बार जैसे जैसे रोटेशन होता रहेगा बीम का बदलता रहेगा। और इन्हीं स्ट्रेसेस को अपन साइक्लिक स्ट्रेसेस या कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेसेस भी बोलते हैं। ये तो अपनी एक बात हुई, राइट। अब अपन इसको फटीग और एंड्योरेंस लिमिट को अब अपन समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी डायग्राम में एक बीम बताई गई है, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन जिस पे लिखा हुआ है, ये भी एक बीम है, और इस बीम के अंदर भी अपन उसी तरीके से अपन ने इसमें एक एक्सिस बना रखा है जिसमें ऊपर वाले फाइबर्स हैं, उसके अंदर जो स्ट्रेसेस हैं मान लीजिए वो कंप्रेसिव है, और नीचे वाले में जो स्ट्रेसेस हैं वो टेंसाइल है। तो जब ये भी रोटेट करेंगे अपन इसको, तो इसमें भी पहले वाले स्पेसिमेन जैसे ही चेंजेस आएंगी स्ट्रेसेस के अंदर, तो ये हमारी रिपीटेड स्ट्रेसेस कहलाएंगी, जिसको अपन साइक्लिक स्ट्रेसेस का भी नाम देते हैं। तो अब यहाँ इस चीज़ को समझना इम्पॉर्टेंट कि जब भी कोई कंपोनेंट साइक्लिक स्ट्रेसेस से डील करता है, या कह सकते हैं कि जब भी किसी कंपोनेंट में साइक्लिक स्ट्रेसेस आती हैं, रिपीटेड स्ट्रेसेस आती हैं, तो ऐसे कंपोनेंट जो हैं फेल हो जाते हैं स्ट्रेसेस बिलो द यील्ड पॉइंट स्ट्रेसेस, कि वो यील्ड पॉइंट स्ट्रेसेस से नीचे ही फेल हो जाते हैं। और ऐसे फेलियर को अपन फटीग फेलियर के नाम से जानते हैं। ऐसे फेलियर को जो यील्ड पॉइंट से पहले ही फेल हो जाते हैं, ऐसे कंपोनेंट जो यील्ड पॉइंट पहुंचने से पहले ही फेल हो जाते हैं साइक्लिक स्ट्रेसेस के कारण, रिपीटेड स्ट्रेसेस के कारण, उनको अपन फटीग फेलियर बोलते हैं। ऐसे को अपन फटीग फेलियर का नाम देते हैं। अब फटीग फेलियर होता क्या है, किस तरीके से होता है, तो इसको अपन थोड़ा समझ लेते हैं कि फटीग फेलियर एक ऐसा फेलियर है जिसके अंदर जो कंपोनेंट है उसकी सरफेस पे छोटे छोटे जो स्पॉट्स होते हैं, होल्स होते हैं, वो दो या दो से ज़्यादा अधिक होल्स मिला के एक क्रैक डेवलप करते हैं, और धीरे धीरे वो क्रैक आगे बढ़ता है, प्रोपोगेट होता है, प्रोग्रेसिव क्रैक कहलाता है, और धीरे धीरे वो क्या है कि फेलियर का कारण बनता है, और बिना किसी पायरल इंडिकेशन के वो फेलियर हो जाता है, जिसको अपन फटीग फेलियर बोलते हैं। फटीग फेलियर ऑफ द मटेरियल इज अफेक्टेड फ्रॉम साइज ऑफ द कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड एंड एनी अदर फैक्टर्स, राइट। तो फटीग फेलियर एक ऐसा फेलियर है जो कि रिपीटेड स्ट्रेसेस में होता है, और यील्ड पॉइंट से नीचे ही वो यील्ड पॉइंट से स्ट्रेसेस के नीचे ही वो फेल हो जाता है, और ऐसे फेलियर को अपन फटीग फेलियर कहते हैं। अब किन कंपोनेंट में फटीग फेलियर होता है, इसको थोड़ा समझना इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे कंपोनेंट जिनमें रोटेशन हो रहा हो, साइक्लिक स्ट्रेसेस आ रही हो, जैसे स्प्रिंग है, बियरिंग है, शाफ्ट है, एक्सेल है, ऐसे कंपोनेंट जिसमें कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेसेस आ रही हैं, साइक्लिक स्ट्रेसेस आ रही हैं, ऐसे कंपोनेंट की लाइफ जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो नंबर ऑफ साइकिल्स, जिसको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस भी बोलते हैं, और नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। इन दो चीज़ों पे इनकी लाइफ जो है डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे कंपोनेंट जो फटीग फेलियर से डील कर रहे हैं, फटीग फेलियर जिनमें होता है, कौन से वाले, जिनके अंदर साइक्लिक स्ट्रेसेस आ रही हैं। तो ऐसे कंपोनेंट जिनमें साइक्लिक स्ट्रेसेस आ रही हैं, ऐसे कंपोनेंट दो तरीके से फेल होते हैं कि उनमें नंबर ऑफ साइकिल्स जो होती हैं उस पर उसकी लाइफ इनकी लाइफ जो फटीग फेलियर वाले कंपोनेंट है, इनकी लाइफ जो है वो दो तरीके से डिपेंड करती है।
एक तो नंबर ऑफ साइकिल्स पे, जिसको अपन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं, और दूसरी है नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, ये नंबर ऑफ आवर्स, इन दोनों पे डिपेंड करता है। और फटीग फेलियर होने से, फटीग फेलियर जब होता है तो कंपोनेंट अपनी 80 to 90% अपनी लाइफ वो कवर कर चुका होता है, वो अपना 80 to 90% अपनी लाइफ वो अपने दे चुका होता है, अपना कंपोनेंट अपना मतलब लाइफ हो चुकी होती है उसकी, और उसके बाद वो फेल होता है। तो कहने का मतलब है कि एक नॉर्मल कंपोनेंट जो होता है 10⁶ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस तक तो काम करता है। ये इसको अपन नंबर ऑफ आवर्स में भी अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और जिससे अपन कह सकते हैं कि कोई कंपोनेंट जो है वो 10⁶ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस तक तो काम करेगा, और इतने रिवॉल्यूशन करने के बाद ये कह सकते हैं कि उस कंपोनेंट की 90% ऑफ द लाइफ इज़ ओवर, और उसके बाद वो कभी भी फेल हो सकता है, राइट? उसके बाद वो कभी भी फेल हो सकता है, और वो फेलियर जो है वो फटीग फेलियर के नाम से अपन जानते हैं। अब यहाँ इसको समझने से पहले अब ऐसे समझते हैं कि इसको अपन बढ़ा भी सकते हैं, इस फटीग फेलियर को अपन बढ़ा सकते हैं। उसके भी कई फैक्टर है, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अपन बात करते हैं एंड्योरेंस लिमिट की, कि अगर अपन स्ट्रेसेस को, अब देखिए कि जैसे मैंने बताया कि 90% के बाद वो कंपोनेंट फेल होता है, राइट? लेकिन अगर उस कंपोनेंट में, या कह सकते हैं अगर किसी कंपोनेंट में अपन स्ट्रेसेस को, अगर अपन किसी कंपोनेंट में स्ट्रेसेस को एक लिमिट से ज़्यादा, जिसको अपन कहते हैं यील्ड पॉइंट, उस लिमिट से ज़्यादा बढ़ने ही ना दें स्ट्रेसेस को, तो वाट एवर द नंबर ऑफ साइकिल्स, या कह सकते हैं वाट एवर द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस द कंपोनेंट विल रिवॉल्व, द कंपोनेंट विल नॉट फेल, कि कितने भी रिवॉल्यूशंस उस कंपोनेंट के हो जाएं, कंपोनेंट फेल नहीं होगा, वाट एवर द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। कहने का मतलब है अगर किसी कंपोनेंट में अपन लिमिट नीचे रख दें, स्ट्रेसेस को एक लिमिट से नीचे रख दें, स्ट्रेसेस को एक लिमिट से ऊपर नहीं जाने दें, और वो लिमिट है हमारी एंड्योरेंस लिमिट, उसको अपन एंड्योरेंस लिमिट बोलते हैं, उससे नीचे रखें अपन, और स्ट्रेसेस को उससे ज़्यादा नहीं जाने दें, तो हम कंपोनेंट की नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस को बढ़ा सकते हैं, और 90% लाइफ से भी ज़्यादा कंपोनेंट चल सकता है, ये कहने का मतलब है। तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, ये ग्राफ ये शो कर रहा है, ये द ग्राफ इज बिटवीन स्ट्रेसेस एंड नंबर ऑफ साइकिल्स। हियर वन लाइन इज शोन, एक लाइन देख रहे हैं आप, ये देखिए एक लाइन, ये लाइन जो देख रहे हैं आप, जो कि लाइन ये शो कर रही है, ये देखिए ये लाइन देख रहे हैं आप, डॉटेड लाइन जो की बात कर रहा हूँ मैं, ये डॉटेड लाइन कहलाती है एंड्योरेंस लिमिट। इसका मतलब है कि इस एंड्योरेंस लिमिट की स्ट्रेसेस से नीचे अगर स्ट्रेसेस को अगर अपन रख दें किसी कंपोनेंट के अंदर, तो वाट एवर द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 10⁶ से भी ज़्यादा अगर रिवॉल्यूशन हो जाएंगे, तब भी वो कंपोनेंट फेल नहीं होगा, और तब उसकी लाइफ और बढ़ जाएगी, और फटीग फेलियर और लेट होगा। और वो जो लिमिट है, उस लिमिट को अपन बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट, राइट? या फटीग लिमिट भी अपन बोल सकते हैं उसको। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है, कि अगर किसी कंपोनेंट में अपन स्ट्रेसेस की लिमिट जो है मैक्सिमम से कम कर दें, यील्ड पॉइंट से कम रखें, उसमें बढ़ने ना दें स्ट्रेसेस को, तो वाट एवर द नंबर ऑफ साइकिल्स, अगर उसकी नंबर ऑफ साइकिल्स अगर अपन ज़्यादा भी कर देंगे 10⁶ से, तो भी फेलियर नहीं होगा, और उस लिमिट को अपन बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट। लेकिन अगर किसी कंपोनेंट में एंड्योरेंस लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेसेस आ रही हैं, तो उसका जितनी ज़्यादा आ रही है उसका फेलियर उतना ही 10⁶ रिवॉल्यूशन से पहले होगा। दोनों में अंतर है, अगर 10⁶ से फेलियर से पहले हो रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर अपन ने लिमिट जो क्रॉस कर ली है और एक्सीड हो रही है, उसमें एंड्योरेंस लिमिट से लिमिट ऊपर, स्ट्रेस जो है ऊपर जा रही है। और जिसमें अपन रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, एक रोक देते हैं कि एंड्योरेंस लिमिट स्ट्रेसेस को बढ़ने देते हैं एक लिमिट से ज़्यादा, वो कंपोनेंट जो है हमारा
नंबर ऑफ साइकिल्स उसमें ज़्यादा भी अपन दे सकते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स में ज़्यादा वो काम में करेगा, राइट। तो इसको अब अगर अपन देखें तो इस तरीके से इसको डेफिनेशन, अ रिकॉर्ड इज केप्ट इन द नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फेलियर एट ए गिवन स्ट्रेस एंड द रिजल्ट आर प्लॉटेड ऑन स्ट्रेस साइकिल कर्व as shown in dotted line. हाँ, a little consideration will show that the stress is kept below a certain value. अगर स्ट्रेसेस को अपन एक सर्टेन वैल्यू से नीचे रखें, अगर स्ट्रेसेस को अपन एक सर्टेन वैल्यू के नीचे रखें, राइट, एज शोन इन द डॉटेड लाइन, जैसे कि डॉटेड लाइन में दिख रहा है, तो द मटेरियल विल नॉट फेल वाट एवर मे बी द नंबर ऑफ साइकिल। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि फिर नंबर ऑफ साइकिल्स 10 टू द पावर से कितने ज़्यादा हो जाएं, वो मटेरियल फेल नहीं होगा फटीग फेलियर की वजह से। और वैसे मैंने कहा कि अगर अपन बढ़ा रहे हैं उसको तो 10 टू द पावर 6 एक नॉर्मल कंपोनेंट की लाइफ होती है जिसमें 90% वो अपनी लाइफ पास कर चुका होता है और उसके बाद वो कभी भी फेल हो सकता है, क्योंकि उसकी सरफेस पे क्रैक्स आ जाएंगे और वो क्रैक जो है प्रोपेगेट करेंगे और वो फेलियर का कारण बनेंगे, और जिसको अपन बोलते हैं प्रोग्रेसिव क्रैक्स, राइट। तो यहाँ अपन ने देखा कि ये जो लिमिट है, इसी लिमिट को अपन एंड्योरेंस लिमिट बोलते हैं, जिसको अपन यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं और इसको अपन FE लिखते हैं, डिनोशन उसका FE। द स्ट्रेस रिपीटेड बाय डॉटेड लाइन इज नोन एज एंड्योरेंस और फटीग लिमिट। फटीग लिमिट से भी अपन इसको जानते हैं, फटीग लिमिट से भी अपन इसको पहचानते हैं। तो यहाँ अपन ने देखा कि फटीग क्या होता है, जिन कंपोनेंट के अंदर साइक्लिक स्ट्रेसेस आ रही हैं उनके अंदर ही फटीग फेलियर होता है, और इसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ साइकिल्स, एक नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की लाइफ वो पूरी करता है और उसके बाद उसमें क्रैक की वजह से वो फेलियर होता है। लेकिन अगर अपन इसी के अंदर लिमिट की जो लिमिट स्ट्रेसेस की लिमिट है उसको अपन नहीं बढ़ाएं, उसको अपन ना बढ़ने दें, एक लेवल से नीचे रखें, तो उसी कंपोनेंट की जो फटीग फेलियर की लाइफ है वो और बढ़ा सकते हैं, राइट। तो देखा आपने कि अपन इसको किस तरीके से अपन ने समझा फटीग और एंड्योरेंस लिमिट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अपना ये फेलियर होता है। अब एंड्योरेंस लिमिट कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एंड्योरेंस लिमिट जो होता है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसमें एंड्योरेंस लिमिट डिपेंड करता है और घट बढ़ सकता है, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।